हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि शो में हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम के सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुकृत सिंह सेठी। डॉक्टर सुकृत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर सुकृत, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि एक फंक्शनल बीमारी है एब्डोमेन की सिम्टम्स को लेके। कई प्रकार के सिम्टम्स होते हैं इसमें और बेसिकली ये इट इज अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन। बाकी ऑर्गेनिक बीमारियों को रूल आउट करके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनाया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की ज्यादा कॉन्स्टेलेशन मतलब सिम्टम्स को लेके इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट को फंक्शनल सिम्टम्स को आईबीएस बोला जाता है। मैं आपसे अगला सवाल ये लेना चाहती हूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों बड़ी आंत की बीमारी है, दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि क्या दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं? दोनों के लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कई लक्षण होते हैं एब्डोमिनल पेन, लेकिन अगर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें जो मेन लक्षण ब्लीडिंग का होता है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डायग्नोसिस बिल्कुल मतलब नेगेटिव। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इन्फ्लेमेशन ऐसी नहीं होती है। ओके, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी है? कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी तो नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लिकेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस में सीवियर एनीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब की रिक्वायरमेंट, हाई डोज स्टेरॉइड एडमिशन। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूजुअली एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ प्रॉब्लम ऑफ द नर्व्स ऑफ द इंटेस्टाइन, उसकी वजह से होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स आते हैं एब्डोमेन में उसको कहा जाता है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस डेफिनेटली इज अ मोर सिवियर डिजीज देन आईबीएस। यस। अच्छा डॉक्टर, मुझे आप ये बताइए कि किन लोगों को आईबीएस होने का ज़्यादा खतरा रहता है? कहा जाता है कि ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या वजह है? जो भी लोग स्ट्रेस रिलेटेड या एंजाइटी उन्हें ज़्यादा होती है उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आने बड़े कॉमनली होते हैं। जी। There is an entity which is called gut brain axis। जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनको देखा गया है कि ये एब्डोमिनल सिम्टम्स भी थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो ये फीमेल्स और मेल्स की ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन कॉमनली पीपल हु आर मोर एंशियस उनको ये सिम्टम्स आईबीएस के आते हैं। जी, आपने स्ट्रेस की बात की, तो क्या आईबीएस एक्यूट हो तो मेंटल इलनेस का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? जो पेशेंट्स ज्यादा एंशियस होते हैं और जिनकी स्ट्रेस से ये सिम्टम्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट्स को मेंटल इलनेस हो सकती है, लेकिन नॉर्मली a person who reacts more to stress usually has IBS। इसका कोई कोरिलेशन ऐसा नहीं है कि आईबीएस की वजह से मेंटल इलनेस कॉमन है उनमें। ऑल्दो इन पेशेंट्स देयर आर अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनमें डिप्रेशन भी डायग्नोज होता है कॉमनली। डॉक्टर, क्या हम इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं? हाँ जी, हम इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं। एंड इसमें कई सारे प्रकार के आईबीएस के टाइप्स होते हैं। कईयों को सिम्टम्स आते हैं डायरिया प्रेडोमिनेंट, कईयों को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, कईयों को बस एब्डोमिनल पेन,
ब्लोटिंग, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो lifestyle, people who are healthy, who are having an active lifestyle, they are less predisposed to IBS. So lifestyle also plays a major part in जी IBS. जी बिल्कुल। डॉक्टर, आईबीएस को डायग्नोज कैसे किया जाता है? IBS का डायग्नोसिस बेसिकली इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। हम लोग कई प्रकार के टेस्ट करते हैं एंड वंस वी आर क्लियर दैट डायग्नोसिस ऑफ कोई ऑर्गेनिक डिजीज का डायग्नोसिस सारे रूल आउट हो जाते हैं, उसके बाद IBS डायग्नोस किया जाता है। ओके। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोल्पोस्कोपी जो होती है वो आईबीएस डायग्नोस करने में मददगार है? जैसे आपने बोला पहले कि IBD अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है, कईयों में 80% में ब्लीडिंग होती है स्टूल में, लेकिन 20% में ब्लीडिंग नहीं होती है। IBS में भी एक प्रकार है जिसमें डायरिया प्रेडोमिनेंट होता है जी। कोलोनोस्कोपी का इसमें बस एक यही रोल है कि हम लोग और कोई ऑर्गेनिक डिजीज को डील तो नहीं कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर मिसडायग्नोज्ड एज IBS। IBS का डायग्नोसिस सालों साल चलता रहता है और कोलोनोस्कोपी में पता चलता है कि बीमारी कोई और ही थी। जी। तो कोलोनोस्कोपी इज एसेंशियल टू रूल आउट अदर डिजीजेस एंड देन मेक अ डायग्नोसिस ऑफ IBS। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, तो एब्डोमिनल पेन तो नॉर्मली भी कई लोगों को होता है, तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें और कैसे हमें पता लगे कि हमें IBS की शिकायत है? ये आपने अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को के पास जाना चाहिए और सारे अदर कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन रूल आउट होने चाहिए, उसी के बाद ये डायग्नोसिस बनता है। ऑल द अलार्म सिम्टम्स, यूजुअली सिग्निफिकेंट वेट लॉस, हाई ग्रेड फीवर, ब्लीडिंग, ये सारी चीजें अगर आ जाती हैं तो यूजुअली डायग्नोसिस IBS नहीं होता है। नॉर्मली पेन विद पेशेंट को ज्यादा वेट लॉस भी नहीं हो रहा, लेकिन सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है वेट लॉस से, तब ये जाके डायग्नोसिस बनता है। बट IBS में सबसे ज्यादा मेजर रोल है कि बाकी बीमारियों को रूल आउट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है IBS का डायग्नोसिस बनाने के लिए। जी। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो एक डाइट, जो अनहेल्दी डाइट है, वो भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सभी बीमारियों के लिए। तो क्या हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए और क्या एक हेल्दी डाइट IBS की प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करेगी? जो डाइट IBS में जो प्रिस्क्राइब्ड है वो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट कहीं देखा गया है कई स्टडीज में कि हाई फाइबर डाइट एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारा चीजों को हाई फाइबर डाइट से ठीक हो जाता है। लॉट ऑफ पेशेंट्स विद IBS आल्सो आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो पेशेंट्स हु हैव अ सेंसिटिव एब्डोमेन, उनमें लैक्टोज अगर हम लोग निकाल दें डाइट से तो काफी पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। बट सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है और सबको अपना फिक्स्ड और एम ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बिकॉज सबको अलग किस्म का है। तो वो कई लोग ग्लूटेन सेंसिटिविटी के शिकार होते हैं, तो वो ग्लूटेन अवॉइड करते हैं, तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। ओके। डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए, क्या इससे किसी प्रकार का कैंसर होने का खतरा रहता है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में रहता है? IBS में कोई स्टडी ऐसी नहीं आई है कि जिसमें कैंसर का रिस्क होए, लेकिन नॉर्मली कोई if you have been diagnosed with IBS and you have any alarm symptom like fever, significant weight loss, bleeding, okay. तो आपने फिर से री-इवैल्यूएशन करनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आप इनिशियली IBS डायग्नोज रहे लेकिन कोई और प्रॉब्लम भी है अंदर। तो once you are IBS doesn't mean कि आप री-इवैल्यूएशन ना करवाएं। री-इवैल्यूएशन इज अ मस्ट in case of any alarming symptoms. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट एलोपैथी में इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो नंबर 1, it is required to exclude the diet, especially fiber should be increased in your diet, gluten
एलर्जी अगर है तो वो अपने निकाल देना है डाइट से। कई सारे टाइप की डाइट मॉडिफिकेशंस हम लोग बोलते हैं, वो भी कम्स इन हैंडी, अच्छी रिस्पॉन्स मिलता है। Good physical activity is one major thing that patients who are very active are less predisposed to having IBS. दूसरा कि गुड स्लीप पैटर्न, अगेन ये भी एक कारण है कि जो पेशेंट्स को नींद लेस देन 6 आवर्स होती है, दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड फॉर IBS. There are a lot of medications that we can give. अगर डायरिया प्रेडोमिनेंट है तो मोशन मोटिलिटी को थोड़ा स्लो करने के लिए ड्रग्स हैं, पेन के लिए अलग किस्म के ड्रग्स हैं। लास्टली सम मेडिकेशंस आर गिवन फॉर नर्व्स, तो उसमें एक छोटा सा रोल एंटी डिप्रेसेंट्स का भी है, बट उनका एक्शन गट ब्रेन एक्सेस पे है, जो अब्डोमिनल नर्व्स पे है, तो वो भी कई पेशेंट्स को बेनिफिट करती है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। ओके डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ कि हमारे देश में हम ये देखते हैं कि लोग एलोपैथी के साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी का इलाज भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ से फ़ायदा नहीं तो यहाँ से फ़ायदा सही। तो क्या इस बीमारी में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी का इलाज का जो कॉम्बिनेशन है वो लेना सेफ है? एलोपैथी के साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का मैं तो नहीं मानता, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है और इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डाइट मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट निकाल दें, हाई प्रोटीन कर लें, हाई फाइबर कर लें, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंड आई थिंक हमारा इंडियन जो डाइट है उसमें वैसे ही नॉर्मली फाइबर इज क्वाइट हाई, तो आई वुड नॉट से कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में इसका सोल्यूशन है, बट अ गुड बैलेंस्ड डाइट इज द की टू IBS मैनेजमेंट। किस एज ग्रुप को ज़्यादा इस प्रॉब्लम का खतरा रहता है? एडोलेसेंस एंड सेकंड टू थर्ड डेकेड में ये कॉमनली बीमारी देखी जाती है, और usually it is related to some stress in the patient. Maybe it is lack of sleep and lot of work. Maybe it is some pressure at work. Maybe it is some pressure at home. तो usually IBS का जो exacerbation होती है वो stress related होती है। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम लोग आजकल जंक फूड पे ही जी रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कोई जो फूड्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि IBS बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है, तो हम कौन से फूड्स है और फास्ट फूड स्पेशली जंक फूड्स कौन से अवॉइड करें जिनसे हम इस बीमारी से बच सकें? लो फाइबर फ्राइड फूड्स, हाई शुगर आइटम्स, फ्रुक्टोज, ये सारी चीजें हमारे जो इंटेस्टाइन्स का जो बैक्टीरिया है वो गुड बैक्टीरिया को कम करती है और खराब बैक्टीरिया प्रोलिफरेट होते हैं, और इस कारण से ये ब्लोटिंग, गैस, पेन, ये सारे कॉमन चीजें हैं। तो गुड कुक्ड फूड, होम फूड, बैलेंस्ड फूड, दैट इज द सॉल्यूशन। एंड मे बी फास्ट फूड जो कि अनकुक्ड है या बाहर का खाना, दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर IBS। ओके, मेरा लास्ट सवाल, जैसे कि आपने कहा ब्लोटिंग और गैस, तो क्या हम इन्हें शुरुआती लक्षण मान सकते हैं इस बीमारी के? ओनली आफ्टर इवैल्यूएशन ये डायग्नोसिस बनता है IBS। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गेट इवैल्यूएटेड। अगर आपको ये सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं विद any medication, then one should get evaluated, and after evaluation only one can be diagnosed with IBS. It is not a life-threatening disease, but it is a behavior and a lifestyle disease, and which can be treated with great results. डॉक्टर सुकृत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
उम्मीद है आपको आज IBS से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल गई होंगी। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर आपके मन में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 बैंड के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.